फुल फॉर्म निकल के आता है फ्लोरोसेंट इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन। फ्लोरोसेंट इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन। अब ये फिश तुम कैसे कर सकते हो, फ्लोरोसेंट इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन कैसे परफॉर्म कर सकते हो? तो सबसे पहले अगर तुमको फ्लोरोसेंट इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन करना है तो तुमको क्या करना पड़ेगा, सेल का कल्चर लेना पड़ेगा, जो ऐसा सेल का कल्चर लेना पड़ेगा जो एक्टिवली सेल डिवीजन कर रहे हैं। तुमने ऐसा सेल का कल्चर लिया जो एक्टिवली डिवाइड कर रहा है और उसको तुमने कॉल्चिसिन का ट्रीटमेंट दे दिया। अब जैसे ही किसी एक सेल को कॉल्चिसिन का ट्रीटमेंट दिया जाता है तो जो डिवीजन करने वाले सेल्स होते हैं वो मेटाफेज में अरेस्ट हो जाते हैं। मेटाफेज से आगे वो सेल डिवाइड नहीं कर पाता। तो करना क्या है, अब कोल्चिसिन का ट्रीटमेंट दे दिए, मेटाफेज में सेल अरेस्ट हो गया। और मेटाफेज वो स्टेज होता है जिसमें क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो देखने को मिल रहे होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये रहा हमारा सेल, मेटाफेज के दौरान न्यूक्लियस मेम्ब्रेन गायब हो चुकी होती है, बाकी सेल ऑर्गेनेली भी गायब हो चुके होते हैं, बस जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं वो इक्विटोरियल प्लेट पे आके अरेंज हो जाते हैं। अब मेटाफेज में अरेस्ट करने के बाद तुम क्या कर सकते हो, इस सेल को ट्रीट कर सकते हो एक केमिकल से जिसका नाम होता है, कल ही हमने पढ़ा था उसको, फिक्सेटिव एजेंट से। किसी भी एक फिक्सेटिव एजेंट से तुम उसको ट्रीट कर सकते हो। जैसे एक फिक्सेटिव एजेंट क्या हो सकता है जिसको हम लोग लैब में यूज करते हैं सैंपल्स को, बायोलॉजिकल सैंपल को फॉर्मल्डिहाइड। प्रिजर्व करने के लिए, फॉर्मेट। फॉर्मेलिन। फॉर्मल्डिहाइड। यस। तो मेटाफेज में अरेस्ट करने के बाद तुम इसको फॉर्म एल्डिहाइड से ट्रीट करो। फॉर्म एल्डिहाइड से ट्रीट करने के कारण क्या होगा, ये सेल यहीं पे फिक्स हो जाएगा। सेल यहीं पे फिक्स होने का मतलब जैसा कंडीशन यहां मेटाफेज में था अब ऐसे ही कंडीशन बना रहेगा। और उसके बाद तुम क्या करोगे, अब ये सेल को तुमने क्या कर दिया है, एक स्लाइड के ऊपर फिक्स कर दिया है। फॉर्मेल्डिहाइड का यूज करके इस सेल को तुमने फिक्स कर दिया। फिक्स करने के बाद तुम क्या करोगे, कोई एक डीनेचुरेटिंग सोल्यूशन डालोगे। याद करो कल लिखवाया था हमने डीनेचुरेटिंग सोल्यूशन। क्या क्या एग्जांपल हो सकता है डीनेचुरेटिंग सोल्यूशन का? यूरिया। पीएच, यूरिया, टेम्परेचर और और डिनेचुरेटिंग एजेंट्स आते हैं। फॉर्मामाइड का भी नाम लिखाया था एक। यूरिया हो गया, फॉर्मामाइड हो गया, ये डीनेचुरेटिंग एजेंट हो जाएगा। तुम इससे ट्रीट कर दो। जैसे ही डीनेचुरेटिंग एजेंट से ट्रीट करोगे क्या होगा, जो डीएनए है क्रोमोसोम्स के फॉर्म में वो डीनेचर हो जाएगा। उसके बाद तुम इस सॉल्यूशन की वॉशिंग करो ताकि डीनेचुरेटिंग सॉल्यूशंस यहां से निकल जाए। और उसके बाद यहां पे तुम क्या कर दो, प्रोब दे दो। अब प्रोब अगर टैग्ड है तो वो जाके अपने टारगेट डीएनए से बाइंड करेगा और बाइंड करने के बाद तुमको फ्लोरोसेंट
सिग्नल दे देगा। अब जैसे ही तुमको एक फ्लोरोसेंट सिग्नल मिला तो तुम ये चीज बता सकते हो कि कोई एक पर्टिकुलर जीन कौन से क्रोमोसोम के ऊपर पाया जाता है और क्रोमोसोम में भी कौन से लोकेशन पे पाया जाता है, स्मॉल आर्म पे, लार्ज आर्म पे, सेंट्रोमियर में या फिर टीलोमियर में। तो तुम फ्लोरोसेंट इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन जब कर रहे हो तो तुम इन सीटू कंडीशन के बारे में बता सकते हो। इन सीटू कंडीशन का मतलब जहां पे क्रोमोसोम में डीएनए पाया जाता है उसके बारे में पता लगा सकते हो। इसको कह दिया गया फिस, फ्लोरोसेंट इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन। तो ये तुम्हारा इन वीवो या फिर इन सीटू अप्रोच हो जाता है। ठीक, तो ये तुम्हारा फिश हो गया। आगे चले। फिश से ही मिलता जुलता एक और टेक्निक है जिसको कहा जाता है रिस। फिश से ही मिलता जुलता एक और टेक्निक है जिसको कहा जाता है रिस। बस यहाँ पे आर का मतलब आरएनए हो जाता है, आरएनए इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन। मतलब यहाँ पे आरएनए को इन सीटू कंडीशन में हम लोग आराम से ऑब्जर्व कर सकते हैं। आरएनए को मतलब नदर्न ब्लॉटिंग का इन सीटू टेक्निक है। कैसे किया जा सकता है? तो करना कुछ नहीं, देखो जो भी एक सेल होता है उसमें न्यूक्लियस पाया ही जाता है, और न्यूक्लियस है तो उसके अंदर डीएनए पाया ही जाएगा। डीएनए है तो उसका ट्रांसक्रिप्शन होगा, और ट्रांसक्रिप्शन होगा तो यहाँ पे आरएनए की सिंथेसिस होगा ही होगा। और तुम ये पता करना चाह रहे हो कि कोई एक पर्टिकुलर आरएनए सेल के अंदर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो तुम क्या कर लो, फिक्सेटिव एजेंट। और फिक्सेटिव एजेंट देने के बाद अब आरएनए को भी डीनेचर कर सकते हो तुम लोग, डीनेचुरेटिंग एजेंट दे दो। क्योंकि आरएनए भी जो है वो अपने सेकेंडरी स्ट्रक्चर या फिर टर्सरी स्ट्रक्चर में पाया जा सकता है, तो तुम उसको डीनेचर कर। डीनेचर करने के बाद प्रोब दे दो, प्रोब के बाद वॉशिंग कर दो, और वॉशिंग के बाद सिग्नल देख लो, विजुअलाइजेशन कर दो। तो इससे क्या होगा कि अगर तुम्हारा टारगेट आरएनए यहाँ पे प्रेजेंट होगा तो सेल के अंदर तुमको सिग्नल मिल जाएगा, और तुमको पता चल जाएगा कि टारगेट आरएनए बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है, वो भी कौन से कंडीशन में, इन सीटू कंडीशन में। तो ये हो गया रिस्क। यहीं पे रिस्क के बाद एक और इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन का टेक्निक आता है जिसको कहा जाता है फाइबर फिश। फिश का मतलब वही है फ्लोरोसेंट इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन जब फ्लोरोसेंट इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन पहले के केस में हमने किया था तो हमने मेटाफेज में सेल को अरेस्ट किया था, और मेटाफेज में जब भी सेल अरेस्ट होगा तो वहां पे डीएनए जो होगा वो क्रोमोसोम के रूप में पाया जाएगा। लेकिन तुम क्या कर सकते हो,
सेम इस सेल को जीवन के अंदर भी स्टडी कर सकते हैं। जीवन के दौरान क्या रहता है, न्यूक्लियस रहता है, और न्यूक्लियस के अंदर जो भी डीएनए होता है वो पूरा बिखरा हुआ प्रेजेंट होता है, फाइबर के फॉर्म में पाया जाता है। और जब डीएनए फाइबर के फॉर्म में है और तुम फ्लोरोसेंट इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन करा रहे हो, तो इसको कहा जाएगा फाइबर फिश। कौन से स्टेज में किया जा रहा है? इट कैन बी डन इन जीवन स्टेज। अब तो वही चीजें हैं सेम, तुम इसको क्या कर दो, फिक्स कर दो फिक्सेटिव एजेंट देके, मतलब फॉर्मेल्डिहाइड देके। फिर उसके बाद डीनेचुरेटिंग एजेंट दे दो, ताकि डीएनए जो है वो डीनेचर हो जाए। प्रोब डालो, वॉशिंग करो, वॉशिंग करने के बाद विजुअलाइजेशन करो। अब इसका यूज हम लोग किसमें कर सकते हैं? तो कैंसर का जो डिटेक्शन है या फिर कैंसर का इन्वेस्टिगेशन है, वो किया जा सकता है। अब पूछोगे क्वेश्चन कि हाँ, कैंसर का डिटेक्शन कैसे कर सकते हैं, कैंसर का इन्वेस्टिगेशन कैसे किया जा सकता है फाइबर फिश के द्वारा? तो देखो, पहला बात तो ये समझो कि कैंसर जो होता है वो या तो होता है गेन ऑफ फंक्शन या तो लॉस ऑफ फंक्शन की वजह से। अब गेन ऑफ फंक्शन किस में होना चाहिए? तो जो प्रोटोऑन्कोजीन है उनमें होना चाहिए। लॉस ऑफ फंक्शन किस में होना चाहिए? ट्यूमर सप्रेसर जीन में होना चाहिए। अब मोस्ट ऑफ द केसेस या बहुत सारे केसेस में गेन ऑफ द फंक्शन या फिर लॉस ऑफ द फंक्शन तब होता है जब जीन जो है वो अपना पोजीशन चेंज कर देता है, ट्रांसलोकेशन हो जाता है, उस केस में हो सकता है। अगर ट्रांसलोकेशन नहीं हुआ है तो हो सकता है उस जीन का कॉपी नंबर इंक्रीज हो जाए, या फिर उसका पोजीशन चेंज हो गया हो, उसकी वजह से हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, फाइबर फिश करके ये देखेंगे कि कहीं जीन एम्प्लीफिकेशन तो नहीं हो गया, मीन्स जीन का कॉपी नंबर तो इंक्रीज नहीं हो गया है, या फिर उसका लोकेशन चेंज तो नहीं हो गया है। इस तरीके की चीजें जो है वो फाइबर फिश के द्वारा कर सकते हैं आसानी से। जबकि जब तुम लोग वो फिश करोगे फ्लोरोसेंट इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन, तो वहां पे डीएनए जो होगा वो क्रोमोसोम के फॉर्म में प्रेजेंट होगा, तो वहां पे उतना डिटेल्ड एनालिसिस नहीं कर पाओगे तुम लोग कि जीन का एम्प्लीफिकेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। डिटेल्ड एनालिसिस तुम फाइबर फिश में कर सकते हो कि अगर हाँ जीन का एम्प्लीफिकेशन हुआ है तो कितने कॉपी नंबर इंक्रीज हुए हैं, ट्रांसलोकेशन हुआ है तो कहाँ पे हुआ है, इस तरीके की चीजें स्टडी कर सकते हो तुम फाइबर फिश के द्वारा। तो कैंसर का इन्वेस्टिगेशन फाइबर फिश के द्वारा किया जा सकता है। अब ये तो हो गया डीएनए डीएनए इंटरेक्शन का इन सीटू टेक्निक। इसी में हम लोग रिस भी पढ़ लिए, डीएनए आरएनए इंटरेक्शन का बात। डीएनए आरएनए इंटरेक्शन का एक और अप्रोच पढ़ते हैं जिसको हम लोग बोल रहे हैं माइक्रो एरे अप्रोच। या फिर इसी को जीन चिप अप्रोच भी कहा जाता है। अब ये इंपॉर्टेंट अप्रोच है, माइक्रो एरे टेक्नोलॉजी या फिर जीन चिप टेक्नोलॉजी अभी के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, ये पता लगाने के लिए कि किसी एक सेल में किसी जीन का एक्सप्रेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और एक्सप्रेशन हो रहा है तो किस लेवल का एक्सप्रेशन हो रहा है। या फिर यह भी पता लगाने के लिए किया जा सकता है कि डिफरेंशियल एक्सप्रेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तीनों चीजें समझते हैं। पहली बात तो ये समझो कि माइक्रो एरर टेक्निक जो है वो इन विट्रो अप्रोच है। इन विट्रो अप्रोच है।
किस लिए यूज किया जा सकता है? तो पहला तो ये पता करने के लिए कि ट्रांसक्रिप्शन ऑन है कि ऑफ है। दूसरा चीज, लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन क्या है। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, डिफरेंशियल एक्सप्रेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब तू कल का क्लास अगर याद करो तो तुमको ये चीज तो पता चल ही जाएगा कि ट्रांसक्रिप्शन ऑन है कि ऑफ है। ये तो तुम नॉर्दर्न ब्लॉटिंग से भी पता लगा सकते थे। लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन क्या है वो भी नॉर्दर्न ब्लॉटिंग से ही पता लगा सकते हैं। लेकिन ये जो डिफरेंशियल एक्सप्रेशन की बात हो रही है, ये डिफरेंशियल एक्सप्रेशन पता लगाने का सबसे बेस्ट तरीका जो है वो है माइक्रो एरे टेक्नोलॉजी। अब डिफरेंशियल एक्सप्रेशन किसको बोला जाता है? तो डिफरेंशियल एक्सप्रेशन का मतलब सेम तरीके का सेल लो लेकिन कंडीशन अलग अलग रखो। और मान लो फॉर एग्जांपल ह्यूमन का ही सेल ले लिया हमने, ये रहा ह्यूमन का सेल। दोनों सेम है। कंडीशन अलग करने का मतलब सबसे इजी एग्जांपल ये हो सकता है कि तुम इसको रखो एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड और इसको रख दो एट 45 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इस कंडीशन में देखो 37 डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्मल कंडीशन है, जबकि 35 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो एक स्ट्रेस का कंडीशन है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर है वो। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये दोनों अलग अलग कंडीशन में इसमें कौन से तरीके के आरएनए बन रहे हैं, किस तरीके का जीन का ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है और दोनों में अलग अलग कौन से जीन का एक्सप्रेशन हो रहा है, उसकी स्टडी करना कहलाता है डिफरेंशियल एक्सप्रेशन स्टडी। ठीक है, डिफरेंशियल का मतलब डिफरेंट तरीके का। या फिर उससे भी बेस्ट एग्जांपल ले सकते हो कि ये नॉर्मल सेल है, ये कैंसर सेल। अगर नॉर्मल सेल है तो उसमें कुछ अलग तरीके के जीन एक्सप्रेस हो सकते हैं, कैंसर वाला सेल है तो उसमें कुछ अलग तरीके के जीन का एक्सप्रेशन हो सकता है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, सेम सेल में अलग अलग कंडीशन रख के ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन से जीन का एक्सप्रेशन जो है वो कॉमन है और कौन से जीन का एक्सप्रेशन जो है वो अलग अलग हो रहा है। उसकी स्टडी कर सकते हैं हम लोग जीन चिप टेक्नोलॉजी के द्वारा। अब जीन चिप टेक्नोलॉजी जब भी हम लोग परफॉर्म कर रहे होंगे तो हमारे पास चाहिए एक जीन चिप। क्या चाहिए हमको? एक जीन चिप चाहिए। अब ये जीन चिप क्या होता है? तो ये ग्लास का बना हुआ एक स्लाइड होता है जिसमें 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर का एरिया चाहिए तुमको। क्या चाहिए? 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर का एरिया में ह्यूमन के या फिर जिस सेल की तुम स्टडी कर रहे हो उसके सभी के सभी जीन का एक हिस्सा कॉपी कर दिया जाता है। तो यहां पे क्या किया जाता है, बहुत सारे अलग अलग लोकेशन होते हैं। जैसे हम लोग क्या कर दे रहे, अलग अलग लोकेशन को इसे सर्कल्स के फॉर्म में दिखा दे रहे हैं। उस पे तुमको सर्कल नहीं दिखेगा लेकिन हम लोग यहाँ पे सर्कल दिखा रहे हैं ताकि स्टडी थोड़ा सा इजी लगे हम लोगों को। अब देखो, टोटल लाइन के मामले में इधर 10 वेल है और इधर तुम्हारा 8 वेल, मतलब टोटल देखो तो 80 वेल वाला स्ट्रक्चर है। इस 80 वेल में तुमको क्या करना है, तो डीएनए जो होता है उसके एक छोटे से फ्रेगमेंट को इस चिप के ऊपर लगा के रखना है। और एक ही कॉपी नहीं, बहुत सारे मल्टीपल कॉपीज यहाँ पे लगी हुई हो सकती। जैसे कि फर्स्ट
ए की बात करो, जो फर्स्ट ए वेल दिख रहा है मीन्स ये वाले वेल की बात कर रहे हैं हम लोग। फर्स्ट ए जो वाला जो वेल है वहां पे कोई एक जीन रख दिया है हम लोग, उस जीन की मल्टीपल कॉपी रखे सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में। A2 में आ जाओ या फिर 2A जो भी बोल लो, 2A में आ जाओ। तो 2A में जब तुम आओगे तो वहां पे किसी दूसरे जीन का मल्टीपल कॉपी रखा है हमने। 3 में आओ तो किसी 3A में आओगे तो किसी तीसरे जीन का। 4A में आओ तो किसी चौथे जीन का। वैसे ही तुम अगर 3E में आओ तो किसी अलग जीन का। ऐसे ही 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर के ऊपर हम लोग ये कोशिश करते हैं कि पूरा ह्यूमन के जितने भी जीन हैं उनको लगा के रख दिया जाए। कई सारे तरीका होता है यहाँ पे रखने का, डीएनए को मतलब अटैच करने का। उन तरीकों के बारे में हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे। बस इतना सा चीज जान लो कि यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर के ऊपर पूरा सी डीएनए को या फिर पूरे जीनोमिक डीएनए को, मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर तुमको एक्सप्रेशन की स्टडी करनी है तो सी डीएनए को का एक कॉपी को हम लोग क्या किए हैं, हर एक वेल के ऊपर अटैच करवा दिए। तो ऐसे तुम्हारा क्या बन गया, एक जीन चिप बन गया। अब इस जीन से चिप से तुम डिफरेंशियल एक्सप्रेशन की स्टडी कैसे कर सकते हो, तो चलो समझते हैं। ये रहा 2 सेल जो कि बिल्कुल अलग अलग कंडीशन में। मान लो कि नॉर्मल सेल और कैंसर सेल की स्टडी कर रहे हैं हम। ये रहा नॉर्मल सेल है, ये कैंसर सेल। हम लोग नॉर्मल सेल के पास गए, ट्रांसक्रिप्शन चल रहा था, हमने इसका एमआरएनए आइसोलेट किया, टोटल एमआरएनए आइसोलेशन। सेम कंडीशन हमने इस कैंसर वाले सेल से भी टोटल एमआरएनए को आइसोलेट कर लिया। एमआरएनए आइसोलेट करने के बाद हम लोग क्या किए, इसका रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करवा दिए। सेम काम हमने यहां पे भी क्या किया, इसका भी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करवा दिया। अब जैसे ही एमआरएनए का रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है, सीडीएनए का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहां पे सीडीएनए बना। लेकिन सीडीएनए बनने के टाइम पे हमने क्या किया, ये जो नॉर्मल सेल है उसको ग्रीन कलर के टैग से टैग कर दिया, और ये जो कैंसर वाला सेल है उसको रेड कलर के फ्लोरोसेंट टैग से टैग कर दिया है हमने। यहीं पे क्या किया हमने, यहां पे जो सीडीएनए है नॉर्मल सेल का उसको ग्रीन से टैग कर दिया, और जो तुम्हारा कैंसर वाला सेल है उसके सीडीएनए को हमने रेड कलर से टैग करके रखा हुआ। बस अब क्या करेंगे हम लोग, सीडीएनए का डीनेचुरेशन करवाएंगे, क्योंकि सीडीएनए डबल स्ट्रैंडेड हो सकता है। तो तुम क्या करोगे, सीडीएनए का डीनेचुरेशन करा दो, और सीडीएनए का डीनेचुरेशन कराने के बाद इसको प्रोब के तरीके से यूज कर सकते हो। क्या किया जा सकता है, प्रोब के तरीके से यूज किया जा सकता है, क्योंकि प्रोब क्या होता है, स्मॉल डीएनए का सेगमेंट जिसको हमने टैग कर दिया है। तो हमने यहाँ पे तो ठीक टैग किया है ना, जो नॉर्मल सेल था उसको ग्रीन कलर के फ्लोरोसेंट प्रोटीन से टैग कर दिया है, और जो कैंसर वाला सेल था उसको रेड कलर से टैग कर दिया है। तो अब ये लोग प्रोब की तरीके से यूटिलाइज किए जा सकते हैं, और प्रोब के तरीके से यूज करने के बाद इसको हम लोग जीन चिप के ऊपर डाल देते हैं। जीन चिप के ऊपर जैसे ही डालेंगे तो जीन चिप में क्या होता है, किसी एक वेल की बात कर लेते हैं। मान लो हम लोग यहाँ पे ये जो 3E वाला वेल है उसको बनाते हैं। ये लो तुम्हारा 3E का वेल बन गया। अब इस 3E के वेल में हमने क्या किया है, तो इस 3E के वेल में किसी एक पर्टिकुलर जीन का बहुत सारा कॉपी लगा के रख दिया। अब देखो,
होगा ये कि अगर नॉर्मल सेल और कैंसर सेल दोनों में ये वाले जीन एक्सप्रेस होंगे होंगे तो कैंसर सेल में जो जीन का एक्सप्रेशन हुआ है वो आके इससे बाइंड कर सकता है, और नॉर्मल सेल में भी अगर इसका एक्सप्रेशन हुआ है तो नॉर्मल सेल वाला भी जा आके इससे क्या कर सकता है, बाइंडिंग शो कर सकता है। अगर दोनों का एक्सप्रेशन बराबर हो रहा होगा, अगर नॉर्मल सेल में जो जीन एक्सप्रेस हो रहा है और कैंसर सेल में जीन एक्सप्रेस हो रहा है, अगर वो बराबर हो रहा है तो दोनों के बाइंड करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, बिल्कुल बराबर हो जाएगी। यस और नो? एकदम आराम से सही बात है कि अगर दोनों जीन बराबर मात्रा में एक्सप्रेस हो रहे हैं तो दोनों के बाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी एकदम बिल्कुल बराबर होगी। लेकिन 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 अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी दूसरे वेल को ले लो, जैसे 4A को ले लो, और भी दूसरे वेल्स को बना लेते हैं। जैसे 4A बना रहे हैं हम लोग, 6E बना ले रहे हैं हम लोग, 6A बना रहे हैं, 8D। सर ये बताए ना सर, इसमें ग्रीन ग्रीन का डबल ओ है, फिर अलग अलग रेड, मतलब नहीं समझा। यहाँ पे हम लोग नॉर्मल वाला जो सेल से cDNA बनाए हैं उसको ग्रीन कलर से टैग किए हैं, और जो कैंसर वाला cDNA है, कैंसर सेल से आइसोलेट किया हुआ cDNA है, वो रेड कलर से। यहाँ पे ग्रीन ग्रीन का मतलब ये है कि ग्रीन वाला जो है वो नॉर्मल सेल का cDNA है, और जो रेड वाला है वो तुम्हारे कैंसर सेल का cDNA है। तो दोनों के बाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी बराबर है, वो दिखा रहा हूं मैं यहाँ पे। अब ऐसे ही अलग अलग वेल को देखो, तो इस वेल में भी तुमने क्या किया है, किसी ना किसी जीन का कॉपी को यहाँ पे अटैच करवा दिया। सेम इसमें 6E वाले में भी किसी जीन की कॉपी को तुमने क्या कर दिया है, अटैच करा दिया। 6A वाले में भी जीन की कॉपी को अटैच कराया गया है, 8D वाले में भी जीन की कॉपी को अटैच करा दिया गया है। अब तुमने क्या किया, इसमें प्रोब डाला। अब जब दोनों के दोनों बराबर थे तो बराबर बाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी थी। अब मान लो कि नॉर्मल सेल में इसका एक्सप्रेस इस जीन का एक्सप्रेशन ज्यादा हो रहा है, तो नॉर्मल वाला जो mRNA है उसकी बाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यहाँ पे ज्यादा होगी। और कैंसर सेल में कम एक्सप्रेस हो रहा है तो बाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। सेम जस्ट उल्टा कंडीशन भी हो सकता है कि कैंसर सेल में इसका एक्सप्रेशन ज्यादा हो रहा हो, तो कैंसर सेल में एक्सप्रेशन ज्यादा हो रहा है तो कैंसर सेल का जो cDNA है उसके बाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। जो नॉर्मल वाला सेल है उसकी बाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। नॉर्मल सेल का जो RNA है उसके बाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी कम होगी। अगर ये जीन ओनली और ओनली नॉर्मल सेल में एक्सप्रेस हो रहा है तो नॉर्मल वाला mRNA ही आके यहाँ पे बाइंड कर, और अगर ओनली कैंसर वाले में एक्सप्रेस हो रहा है तो कैंसर का mRNA ही यहाँ पे आके बाइंड करेगा, और कोई तो बाइंड नहीं कर सकता। तो इससे क्या होगा, अब तुमको सिग्नल मिलेगा। अब सिग्नल देखो क्या सिग्नल मिल रहा है। पहले केस में ग्रीन का सिग्नल जो है वो रेड के बराबर है। ग्रीन का सिग्नल रेड के बराबर होने का मतलब क्या है, ग्रीन का मतलब है नॉर्मल सेल से आइसोलेट किया हुआ cDNA, और रेड का मतलब क्या है, कैंसर सेल से आइसोलेट किया हुआ cDNA। G इज इक्वल्स टू R, मतलब ग्रीन और रेड जब बराबर है मतलब दोनों में एक्सप्रेशन जो है वो बराबर हो रहा है। सही है। अब यहां पे ये देखने को मिल रहा है कि G इज ग्रेटर देन R।
जब G इज ग्रेटर देन R, इसका मतलब क्या है कि ग्रीन वाले का ज्यादा, ग्रीन में ज्यादा एक्सप्रेशन हुआ है, रेड वाले में कम एक्सप्रेशन हुआ है। मीन्स नॉर्मल सेल में इसका एक्सप्रेशन तो होता है ज्यादा, लेकिन कैंसर सेल में इसका एक्सप्रेशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। सेम यहाँ पे तुमको क्या देखने को मिल सकता है कि ग्रीन इज लेसर देन रेड सिग्नल मिले तुमको। तो जब ग्रीन इज लेसर देन रेड, मतलब इससे ये समझ सकते हो कि कैंसर सेल में इसका एक्सप्रेशन ज्यादा देखने को मिल रहा है। या तो हो सकता है कि ओनली ग्रीन सिग्नल मिले, या तो ओनली रेड सिग्नल मिले। जब ग्रीन ओनली सिग्नल मिल रहा है, इसका मतलब तुम लोग ये बता सकते हो कि ये वाला जीन जो है वो ओनली और ओनली नॉर्मल सेल में एक्सप्रेस होता है, कैंसर सेल में इसका एक्सप्रेशन नहीं होता। वहीं आर ओनली अगर सिग्नल मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि ये ओनली कैंसर सेल में एक्सप्रेस होता है, नॉर्मल सेल में एक्सप्रेस नहीं होता। अब ये चीज तुम लोग आंख से देख के बता पाओगे क्या? नहीं। तुम लोग क्या करोगे, क्या बोलते, माइक्रो एरे रीडर लेके आओगे। और माइक्रो एरे रीडर जो होता है वो लाइट को एब्जॉर्ब करके तुमको बता देगा कि यहाँ पे ग्रीन और रेड दोनों बराबर अमाउंट में है, कोई ज्यादा है या फिर ओनली ग्रीन सिग्नल मिल रहा है या फिर रेड सिग्नल मिल रहा है। इस तरीके से तुम बता सकते हो कि कोई दो सेल्स जो हैं वो उनका एक्सप्रेशन कैसे हो रहा है। ठीक, इस चीज को हम लोग क्या करते हैं, एक बार जो जीन चिप है उसको ओरिजिनली में वो कैसा दिखता है एक्सपेरिमेंट के बाद, उसको देखने की कोशिश करते हैं। देखो ये है जीन चिप। जीन चिप का मतलब वही सेम ह्यूमन का जीन का 1 बाई 1 सेंटीमीटर में, ये जो दिख रहा है ये ब्लू कलर का, ये ग्लास है, इसके ऊपर हमने क्या किया हुआ है, ह्यूमन के जितने भी जीन्स होते हैं उनका एक छोटा छोटा फ्रेगमेंट तुमने क्या करके रख लिया हुआ है, यहाँ पे लगा के रख दिया हुआ है, जो कि mRNA के साथ 5 प्राइम से बाइंड कर सकता है। और जब वो mRNA के साथ 5 प्राइम से बाइंड कर सकता है तो बाइंडिंग के बाद तुमको क्या होगा, सिग्नल मिलेगा। अब सिग्नल कैसे मिलेगा, तो चलो इस चीज को भी देख लो। कुछ ऐसा सिग्नल मिल सकता है तुम लोगों को, ये रहा ये वाला, ऐसा सिग्नल मिलेगा। अब ऐसा सिग्नल को तुम पूरा का पूरा स्टडी तो कर नहीं पाओगे, तो तुम क्या करोगे, रीडर लेके आओगे, माइक्रो एरे रीडर, और वो रीडर रीड करके तुमको बता देगा कि कहाँ पे क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अलग अलग सेल का और चीज किए हैं ये लोग। सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, रीनल मतलब किडनी के सेल्स का, ओवेरियन मतलब ओवरी के सेल्स का, अलग अलग कैंसर का ये लोग क्या किए हुए हैं, स्टडी किए हुए हैं। और इस तरीके का सिग्नल, जब इतना कॉम्प्लेक्स सिग्नल मिलेगा तो तुम आंख से देख के बिल्कुल नहीं बता सकते हो, तो तुमको माइक्रो एरे रीडर लेके आना पड़ेगा। और ये माइक्रो एरे रीडर के थ्रू तुम ये बता सकते हो कि तुम्हारा स्टडी में क्या रिजल्ट आ रहा है। तो सेम यही चीज हो रहा होता है, अगर उसको माइक्रो लेवल पे स्टडी करो तो सेम ये चीज हो रहा है। अब इससे तुम ये बता सकते हो कि दो सेल्स में ये जो जीन है जिसमें दोनों बराबर सिग्नल मिल रहा है, दोनों बराबर एक्सप्रेस हो रहे हैं, मतलब कैंसर और नॉर्मल सेल में इसके एक्सप्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ा है। फर्क किस में पड़ा है, तो नीचे के 4 कंडीशन में फर्क पड़ा है। क्या हुआ है यहाँ पे, तो ग्रीन में ज्यादा एक्सप्रेस हो रहा है, रेड में कम एक्सप्रेस हो रहा है। हो सकता है कि ये जो जीन है वो कैंसर सेल्स में इनका एक्सप्रेशन घटा दिया जाता। सेम यहाँ पे रेड ज्यादा हो रहा है और ग्रीन में कम हो रहा है, मतलब हो सकता है कैंसर सेल में इसका एक्सप्रेशन बढ़ा दिया जाता। ग्रीन में ओनली एक्सप्रेस हो रहा है, मतलब कैंसर
सेल में बिल्कुल भी एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, मतलब नॉर्मल सेल में ये तो काम करता है लेकिन कैंसर सेल में काम कर एक्सप्रेस ही नहीं होने दिया जा रहा है। हो सकता है ये ट्यूमर सप्रेसर जीन का जीन हो। अगर ओनली आर में एक्सप्रेस हो रहा है, जी में एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, मतलब ये हो सकता है ऑन्कोजीन हो। ठीक है, तो इस तरीके से तुम बता सकते हो कि किस तरीके के जीन जो है वो यूज, मतलब उनमें डिफरेंशियल एक्सप्रेशन का पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो दिस कैन बी स्टडीड बाय यूजिंग हमारा माइक्रो एरे टेक्नोलॉजी। बस इससे तुम ये बता पाओगे कि डिफरेंशियल एक्सप्रेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। Differential expression can be studied by using microarray और gene chip technology। ये चीज भी तुम लोगों को आराम से समझ में आ जाना चाहिए। चलो, अब ये तो डीएनए डीएनए इंटरेक्शन का बात हो गया, डीएनए आरएनए इंटरेक्शन का बात भी हो गया। अब आते हैं हम लोग डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन के बारे में। साउथ वेस्टर्न हाइब्रिडाइजेशन भी बोल सकते हो तुम लोग इसको चाहो तो। अब डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन को स्टडी जब हम लोग कर रहे हैं तो इसका भी स्टडी जो है वो दो तरीके से हो सकता है। एक तो इन विट्रो टेक्निक हो सकता है, एक इन विवो टेक्निक हो सकता है। पहले हम लोग क्या करते हैं, इन विट्रो टेक्निक के बारे में पढ़ लेते हैं। और इन विट्रो टेक्निक में जो पहला टेक्निक है डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन को स्टडी करने का, वो है इम्सा। फुल फॉर्म निकल के आता है इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी शिफ्ट एसे, या फिर इसी को कहा जाता है जेल रिटार्डेशन ऐसे। इम्सा, इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी शिफ्ट ऐसे, या फिर जेल रिटार्डेशन ऐसे। अब इम्सा का यूज या फिर जेल रिटार्डेशन ऐसे का यूज हम लोग ये पता कर सकने के लिए कर सकते हैं कि कोई डीएनए प्रोटीन के साथ इंटरेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये पता लगाने के लिए कर सकते हैं कि कोई एक प्रोटीन डीएनए के साथ इंटरेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। मान लो कि ये कोई एक जीन का सीक्वेंस है, डीएनए है। अब इस डीएनए के पास तीन तरीके के प्रोटीन देखने को मिल रहे हैं। मान लो ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया सी। ये तीन तरीके के प्रोटीन हमारे पास, हमको पता है कि ये तीन तरीके के प्रोटीन में से ही कोई आके इस डीएनए के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, लेकिन हम ये नहीं बता पा रहे कंफर्म कि कौन कर रहा है, ए कर रहा है कि बी कर रहा है कि सी कर रहा है। तो अगर हमको ये पता लगाना हो कि डीएनए के साथ कौन सा प्रोटीन इंटरेक्ट कर रहा है, उसके लिए एक तरीका तुम ये अपना सकते हो, इम्सा टेस्ट कर सकते हो। अब इम्सा टेस्ट कैसे करना है, तो सिंपल सा चीज करो। पहले तो डीएनए को तुमको टैग करना पड़ेगा। डीएनए को टैग करने का एक सिंपल सा तरीका है, पहले एक एंजाइम लो जिसका नाम है एल्केलाइन फॉस्फेटेज।
अब एल्केलाइन फॉस्फेटेज का काम क्या होगा, तो ये गामा फॉस्फेट को रिमूव कर देगा। ये क्या करेगा, इट रिमूव गामा फॉस्फेट। अब एल्केलाइन फॉस्फेटेज जैसे ही गामा फॉस्फेट को निकाला, तुम यहाँ पे पीएनके दे दो, पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज। और ये काइनेज जो है, और पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज के साथ साथ जो फॉस्फेट दे रहे हो वो रेडियो लेबल दे दो। क्या कर दो, फॉस्फेट जो है वो रेडियो लेबल दे दो। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज क्या करेगा, लेबल्ड फॉस्फेट को ऐड कर देगा, जिसके कारण तुम्हारा डीएनए क्या हो चुका है, टैग हो चुका। अब तुम डीएनए को आराम से स्टडी कर सकते हो। ये रहा यहाँ पे एक फॉस्फेट और इधर एक फॉस्फेट ऐड हो चुका है, जो कि रेडियो लेबल्ड है। रेडियो लेबल्ड होने की वजह से तुम इसकी स्टडी कर सकते हो। अब तुमने क्या किया, यहाँ पे एक ही डीएनए नहीं लिया था, बहुत सारा डीएनए लिया था, उसको 3 अलग अलग सैंपल्स में बांट दिया, अलग अलग ट्यूब्स में बांट दिया। अब इसके अंदर बहुत सारा डीएनए आ चुका है। डीएनए के बाद तुम एक टेस्ट ट्यूब में ओनली ए प्रोटीन को डालो, एक में ओनली बी प्रोटीन को डालो, एक में ओनली और ओनली सी प्रोटीन को डालो। अब देखो, अगर डीएनए के साथ प्रोटीन बाइंड कर, फॉर एग्जांपल बी वाला प्रोटीन इसके साथ बाइंड कर रहा है, तो जब डीएनए के साथ बी वाला प्रोटीन बाइंड करेगा, तो प्रोटीन की बाइंडिंग की वजह से डीएनए का मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज हो जाएगा। और इंक्रीज हो जाएगा तो जब वो जेल में मूव करेगा, तो जेल में इसका मूवमेंट क्या हो जाएगा, स्लो पड़ जाएगा। तो अगर तुमने क्या किया, इन तीनों का जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किया, तुमको ये पता चला कि जो ये वाला डीएनए है वो इतना माइग्रेट कर रहा है, ये वाला डीएनए भी इतना माइग्रेट कर रहा है, लेकिन ये वाला डीएनए का माइग्रेशन कम हो गया। तो इसे क्या बता सकते हो तुम, इससे ये बता सकते हो कि जो हमारा बी वाला प्रोटीन है वो डीएनए के साथ बाइंड करता है, डीएनए के साथ बाइंडिंग की वजह से इसका मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज हो जाता है, और मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होने की वजह से वो जेल में कम मूव करता है। तो नाम ही देखो, नाम क्या रखा था, इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी शिफ्ट एसे। एसे का मतलब होता है टेस्ट, इलेक्ट्रोफोरेटिक का मतलब इलेक्ट्रोफोरेसिस हो रहा है, और इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या देखने को मिल रहा है, डीएनए का जो मोबिलिटी है, डीएनए जितना चल सकता था उसकी मोबिलिटी जो है वो शिफ्ट हो जाएगी। कब शिफ्ट होगी, जब उसके साथ प्रोटीन बाइंड करेगा। इसी को हमने जेल रिटार्डेशन भी कहा है, क्योंकि जब मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा तो जेल डीएनए के मूवमेंट को क्या करेगा, रिटार्ड करेगा, रोकेगा। तो ये हो गया कहानी इम्सा की। तो इम्सा से तुम क्या बता सकते हो कि कोई एक डीएनए प्रोटीन के साथ इंटरेक्ट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। तो दिस इज इम्सा। सर स्लाइड को थोड़ा सा ऊपर कीजिए ना। यस सर। सर इसमें टैगिंग कैसे हुआ? टैगिंग देखो, एल्केलाइन फॉस्फेटेज दोगे तो एल्केलाइन फॉस्फेटेज की वजह से डीएनए का जो पहला न्यूक्लियोटाइड था जिसपे 3 फॉस्फेट रहता है, उसका गामा फॉस्फेट निकाल दिया जाएगा एल्केलाइन फॉस्फेटेज के द्वारा। और एल्केलाइन फॉस्फेटेज से जब गामा फॉस्फेट निकल जाएगा, फिर उसके जस्ट बाद तुम क्या करो, पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज का ट्रीटमेंट दो। पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज काइनेज है,
काइनेज का काम होता है फॉस्फेट ग्रुप ऐड करना। तुम यहाँ पे ऐसा फॉस्फेट दो ना जो कि पहले से लेबल्ड है, रेडियो लेबल्ड फॉस्फेट दे दो तो वो रेडियो लेबल्ड फॉस्फेट को डीएनए के ऊपर ऐड कर देगा, और डीएनए के ऊपर जैसे ही रेडियो लेबल्ड फॉस्फेट ऐड हुआ मतलब उसका टैगिंग तो हो चुका है ना। यस सर। तो ऐसे करवा सकते हैं। तो ये हो गया पहला टेस्ट इम्सा। इम्सा के बाद अब क्या करते हैं, एक और टेस्ट के बारे में चलते हैं जो इन विट्रो टेक्निक की है। उस दूसरे टेस्ट को हम कह रहे हैं डीएनए फुटप्रिंटिंग। दूसरा टेस्ट डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन को पता लगाने का इन विट्रो टेक्निक, वो है डीएनए फुटप्रिंटिंग ऐसे। या फिर इसी डीएनए फुटप्रिंटिंग ऐसे को एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम है डीएनएज वन प्रोटेक्शन ऐसे। और ये जो डीएनए फुटप्रिंटिंग ऐसे या फिर डीएनएज प्रोटेक्शन ऐसे का यूज हम लोग ये पता लगाने के लिए कर सकते हैं कि कोई एक प्रोटीन डीएनए में कहां पे बाइंड होता है, कोई एक प्रोटीन डीएनए में कहां पे बाइंड होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग मान लो कि ये ले लिए जीन, कोई भी जीन ले लो, बीटा गैलेक्टोसाइडेज का जीन ले लो। अब तुमको पता है कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज के जीन के आगे यहाँ पे प्रमोटर होता है, ऑपरेटर होता है, इनहेंसर होता है। अब मान लो कि कोई एक प्रोटीन है, जैसे तुम्हारा सिंपल से एग्जांपल के लिए बता दूं मैं तुम लोगों को, मान लो कि हम लोग एक्टिवेटर ले लेते हैं कैप प्रोटीन। तो कैप प्रोटीन कहां पे जाके बाइंड करेगा तुम्हारे हिसाब से, कहां पे बाइंडिंग होनी चाहिए कैप की? ऑपरेटर के ऊपर, है ना? सर कैप प्रोटीन तो एक्टिवेटर और मतलब रिप्रेशर इन्हांसर दोनों का काम करता है, तो वो तो मतलब एक बार के बाइंडिंग से मतलब एक्सप्रेशन नहीं होगा और एक बार के बाइंडिंग से एक्सप्रेशन होगा। हम लोग बीटा गैल का बात कर रहे हैं। अच्छा सॉरी, ठीक है। तो फिर तो ऑपरेटर पे बाइंड करेगा ना ये? इन्हांसर पे बाइंड करेगा, एक्टिवेटर है ये। ऑपरेटर पे बाइंड करने के लिए हम लोग के पास रिप्रेसर होता है, लेक रिप्रेसर, उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, अभी कैप की बात कर रहे हैं। तो ये एक्टिवेटर के ऊपर बाइंड करेगा फॉर एग्जांपल। लेकिन तुम लोग को अब ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं मिल रहा है, हम लोग बोल रहे हैं कि कोई दूसरा जीन है, एक्स जीन मान लो, और कोई एक प्रोटीन है, कोई भी प्रोटीन मान लो, एक्टिवेटर मान लो चाहे इन्हांसर मान लो, और हम लोग ये पता करना चाहते हैं कि ये प्रोटीन इस एक्स जीन पे कहां पे बाइंड करता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। कौन से ऐसे के द्वारा? डीएनए फुटप्रिंटिंग ऐसे के द्वारा पता लगा सकते हैं। कैसे पता लगाया जा सकता है? तो एक काम करो ना, तुम इस जीन की को दो बैच में बांट दो। एक बैच जिसमें ओनली डीएनए है, प्रोटीन नहीं है। प्रोटीन मतलब वो प्रोटीन जिसकी स्टडी तुम करना चाह रहे हो वो प्रोटीन है ही नहीं यहाँ। यहाँ पे क्या है, डीएनए भी है और प्रोटीन भी। मान लो कि प्रोटीन जो है वो यहाँ पे आके बाइंड करता है, अगर वो बाइंडिंग कर रहा है और यहाँ पे आके बाइंडिंग कर रहा है, तुमको तो पहले दिखेगा नहीं कि कहाँ पे बाइंडिंग हो रहा है। कैसे पता लगाओगे कहाँ पे बाइंडिंग हो रहा है? तो तुम दोनों सैंपल को, एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है डीएनएज वन, उससे ट्रीट कर दो। ये जो डीएनएज वन होता है ये नॉन स्पेसिफिक डीएनएज होता है।
नॉन स्पेसिफिक डीएनए का मतलब ये कहीं से भी डीएनए को काट सकता है, और तुम इसका ट्रीटमेंट जो दोगे वो कंट्रोल्ड ट्रीटमेंट होगा। कंट्रोल्ड ट्रीटमेंट का मतलब हम लोग पूरा डीएनए को डिग्रेड होने नहीं देंगे, कट लगने देंगे एक बार, और कंट्रोल्ड ट्रीटमेंट देने के बाद तुम इसका इलेक्ट्रोफोरेसिस करवा दो। क्या करवा दो? इसका इलेक्ट्रोफोरेसिस करवा दो। दो वेल बनाओ, एक में पहला वाला एक्सपेरिमेंट से तुम क्या करो, डीएनए को डालो। अब डीएनए 1 उसको काट रहा है, साइज के हिसाब से वो काटेगा तो अलग अलग साइज का बैंड मिलेगा हम लोग को। लेकिन सेम यहाँ पे देखोगे तो क्या देखने को मिल रहा है, जब डीएनए आएगा तो कोई हिस्सा जहाँ पे प्रोटीन बाइंडेड है वहां पे डीएनए नहीं कट पाएगा, और जहां पे डीएनए नहीं कट पाएगा वो हिस्सा बेंडिंग पैटर्न से गायब हो जाएगा। और जो हिस्सा बेंडिंग पैटर्न से गायब हुआ है, समझ जाओ कि प्रोटीन का बाइंडिंग का साइट वही था। अब यहां पे ये हिस्सा गायब क्यों हुआ? गायब इसलिए हुआ क्योंकि जब डीएनए के ऊपर प्रोटीन पहले से बाइंडेड है और तुम डीएनए डाल रहे हो, तो डीएनए काटने के लिए वहां पे उसको साइट ही नहीं मिलेगा, तो वहां से डीएनए कट नहीं हो पाएगा। और जब डीएनए कट नहीं हो पाएगा तो तुम लोग को ये वाला बैंड यहाँ पे मिलेगा ही नहीं, और जब नहीं मिलेगा तो तुम लोग समझ सकते हो कि ये वाला जो साइट है, दिस साइट इज द प्रोटीन बाइंडिंग साइट। ठीक है, तो ये तुम्हारा डीएनए फुटप्रिंटिंग ऐसे हो जाता है। अब इसको डीएनए प्रोटेक्शन ऐसे भी बोला था हमने। डीएनए प्रोटेक्शन ऐसे इसलिए बोला है क्योंकि देखो, अगर डीएनए पे कहीं पे प्रोटीन आ गया, डीएनए से प्रोटीन पहले से बाइंडेड है, बाइंड करने के बाद तुम डीएनए को डिग्रेड करने की कोशिश करोगे तो डीएनए में कट केवल वहीं से लगेगा जहां पे प्रोटीन बाइंडेड नहीं है। जहां पे प्रोटीन पहले से बाइंडेड है हमारा, वहां पे डीएनए कट नहीं लग सकता है, और नहीं लगेगा तो वो वाला बैंड एब्सेंट रहेगा यहाँ पे। और जो भी बैंड एब्सेंट है, समझ जाओ कि जहां पे भी प्रोटीन का फुटप्रिंट पड़ा है, जहां पे भी प्रोटीन बंधा हुआ था, वो वाला हिस्सा ही नहीं कट पाएगा, बाकी सब कटेगा, बाकी सब का बैंड मिलेगा, केवल वही हिस्से का बैंड नहीं मिलेगा जहां पे प्रोटीन बाइंडेड। तो इस तरीके से भी तुम क्या कर सकते हो, ये पता लगा सकते हो कि कोई एक प्रोटीन डीएनए में कहां पे बाइंड करता है। ठीक, तो बस बगल में मार्कर लगा लो, 1000, 900, 800, 700, 600, 500 ऐसे करके। तो जितना वाला बैंड तुमको नहीं मिल रहा है, तुम समझ जाओ जीन में यहां से यहां तक प्रोटीन बाइंड रहता है, बाकी जगहों पे प्रोटीन बाइंडेड नहीं रहता है। सिंपल। ये हो गया तुम्हारा डीएनए फुटप्रिंटिंग ऐसे। अब ये सब तो इन विट्रो टेक्निक से। अब डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन का इन विट्रो टेक्निक के बाद इन विवो टेक्निक के ऊपर आ जाते हैं। और इन विवो टेक्निक में बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक एक आ रहा है जिसको कहा जाता है क्रोमेटिन इम्यूनो प्रिसिपिटेशन। शॉर्ट में इसको कहा जाता है CHIP, चिप। अब डीएनए चिप, उसमें हमने चिप को पूरा कैपिटल में लिखा था, यहाँ पे चिप जो है उसमें H जो है वो स्मॉल में लिखा हुआ है। तो CHIP जिसमें H स्मॉल में है, उसका मतलब होता है क्रोमेटिन इम्यूनो प्रेसिपिटेशन,
और पूरा कैपिटल में अगर चिप लिखा हुआ है तो समझ जाओ वहां पे डीएनए चिप की बात कर रहे हैं हम लोग, माइक्रो एरो चिप की। ठीक, हम लोग अब यहाँ पे करवा रहे हैं क्रोमेटिन इम्यूनो प्रेसिपिटेशन। अब क्रोमेटिन इम्यूनो प्रेसिपिटेशन क्यों करवाया जा सकता है, ये पता करने के लिए कि कौन से जीन का एक्सप्रेशन किस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। डायग्रामेटिकली समझो, मान लो ये सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, ये सेल का न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के अंदर ये रहा डीएनए। डीएनए में क्या हो सकता है, बहुत सारे जीन हो सकते हैं और इन जीन का एक्सप्रेशन कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। अब सेल में कई सारे अलग अलग तरीके के ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हो सकते हैं जो कि अलग अलग जीन का एक्सप्रेशन को कंट्रोल करते होंगे। तो तुमको अगर पता करना है कि किसी एक जीन का एक्सप्रेशन कौन सा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कंट्रोल कर रहा है, तो तुम क्रोमेटिन इम्यूनो प्रेसिपिटेशन को यूज कर सकते हो ये पता लगाने के लिए कि कौन सा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जीन का एक्सप्रेशन करवाने में हेल्प कर रहा होता है। ठीक, कैसे करना है वो समझो। तो जब तुमको क्रोमेटिन इम्यूनो प्रेसिपिटेशन करना है तो सबसे पहले सेल को जिस स्टेज में स्टडी करना चाहते हो उसी स्टेज में फॉर्मेल्डिहाइड का ट्रीटमेंट दे दो। फॉर्मेल्डिहाइड का ट्रीटमेंट तो दे दिया तुमने, चलो ठीक। फॉर्मेल्डिहाइड का ट्रीटमेंट देने की वजह से क्या होगा, जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डीएनए में जहां पे भी बंधा हुआ है वो वहीं पे बंधा रहेगा, वो मूव नहीं कर सकता है। क्यों मूव नहीं कर सकता है, क्योंकि वहां पे फॉर्मेल्डिहाइड का ट्रीटमेंट दिया जा चुका है और फॉर्मेल्डिहाइड की वजह से सेल के अंदर जैसी कंडीशन थी वैसे ही कंडीशन को मेंटेन कर लिया जाएगा, फिक्स कर लिया जाएगा। ठीक बात। और फॉर्मेल्डिहाइड का ट्रीटमेंट देने के बाद तुम यहां पे क्या करो, तो तुम क्रोमेटिन को आइसोलेट कर लो। क्रोमेटिन आइसोलेशन का मतलब डीएनए को ही आइसोलेट कर लो। डीएनए आइसोलेट करोगे तो उसके साथ जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बंधा हुआ है वो खुद अपने आप आएगा। और क्रोमेटिन को आइसोलेट करने के बाद डीएनए का फ्रेगमेंटेशन करवा दो। अब ये जो डीएनए का फ्रेगमेंटेशन है या तो तुम सोनिकेशन के थ्रू करवा सकते हो या तो फिर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का यूज करके करा सकते हैं। कोई भी तरीके से कराओ, डीएनए का फ्रेगमेंट हो जाएगा और डीएनए का फ्रेगमेंट होने के बाद तुम क्या कर दो, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करवा दो। हाँ, तो अब तुम्हारा डीएनए में से तुमने क्रोमेटिन आइसोलेट कर लिया, क्रोमेटिन आइसोलेट करने के बाद उसको क्लीव कर दिया, तो अब जो डीएनए है वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट के रूप में टूट चुका है और जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जहां पे बाइंडेड थे वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर अभी भी वहीं पे बाइंड है।
अब मान लो तुमको ये पता लगाना है कि कोई एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, जैसे कि माई बी नाम का ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कौन कौन से जीन का एक्सप्रेशन कराता है। तो तुम क्या कर लो, ये जो डीएनए का इलेक्ट्रोफोरेसिस जब तुम करोगे, मतलब जब वो क्लीव हो गया, क्लीव करने के बाद तुमने क्या किया, इसका इलेक्ट्रोफोरेसिस किया। चलो इलेक्ट्रोफोरेसिस भी दिखा देते हैं। ये लो, तुमने इलेक्ट्रोफोरेसिस किया, ये मिला बैंड, इनके ऊपर अपने रेस्पेक्टिव प्रोटीन बाइंडेड है। वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो कि जीन का एक्सप्रेशन करा सकते हैं वो बाइंडेड है। तुमने क्या किया, माईबी के अगेंस्ट, माईबी के लिए तुम देखना चाहते थे कि माईबी किस किस जीन का एक्सप्रेशन कराता है, तो तुमने क्या कर लिया, एक एंटीबॉडी जनरेट कर लिया। और उस एंटीबॉडी का ट्रीटमेंट जो है तुमने इस पे दे दिया। अब अगर मान लो ये ग्रीन वाला माईबी है, तो ये जो मोनोक्लोन एंटीबॉडी है वो माईबी के साथ जाके बाइंड कर जाएगा, और ये जो एंटीबॉडी तुमने बनाया है उसको टैग भी करके रखा, तो तुमको सिग्नल भी मिल जाएगा। क्या हो जाएगा, तुमको सिग्नल भी मिल जाएगा, और जैसे ही तुमको सिग्नल मिला, मतलब तुमको ये समझ में आ जाएगा कि ऊपर के जो दो बैंड है वहां पे जो डीएनए का सेगमेंट है वही डीएनए जो है वो माईबी के द्वारा एक्सप्रेस किया जा रहा है। बस, तो फिर करना क्या है तुमको, यहां से तुम जेल से डीएनए को आइसोलेट करो। तुमने जेल से डीएनए को आइसोलेट कर लिया, तो बस उसका सीक्वेंसिंग करवा दो, और सीक्वेंसिंग करने के बाद उसका ब्लास्ट कर लो। जैसे ही ब्लास्ट करोगे तुमको पता चल जाएगा कि ये, अच्छा ये तो ये वाला जीन है, तो तुमको ये पता चल जाएगा कि माईबी कौन से जीन का एक्सप्रेशन करवा देता है ह्यूमंस में। ठीक है, यह तरीका अपना सकते हो तुम। सर तो इन विवो कैसे हुआ सर? क्योंकि हमने जो कंडीशन था सेल के अंदर, उस कंडीशन को ही फॉर्मेल्डिहाइड से मेंटेन रखा, इसीलिए इन विवो हुआ। वो कंडीशन वहीं पे मेंटेन हो गया। अब उसके बाद तुम आगे एक्सपेरिमेंट कुछ भी कर रहे हो तो वो कंडीशन चेंज नहीं होगा, इसीलिए इसको इन विवो टेक्निक्स के अंतर्गत रखा गया। सर इसको इन सीटू भी तो बोल सकते हैं कि? बोल सकते हैं। ठीक, समझ में आया ये चीज? इस तरीके से तुम क्या कर सकते हो, ये पता लगा सकते हो। अगर तुम्हारे पास सीक्वेंसिंग के लिए जुगाड़ नहीं है ना, तो एक और चीज कर सकते हो तुम लोग। अगर तुम्हारे पास सीक्वेंसिंग नहीं हो सकती है तो तुम एक और चीज कर सकते, क्या करो, डीएनए को आइसोलेट कर लो फ्रॉम द जेल। डीएनए को जेल किसके आइसोलेट करने के बाद तुम क्या करो, उसको टैग कर दो। फ्लोरोसेंट टैग से टैग करने के बाद
उसको माइक्रो एरे करने के लिए यूज कर लो। जब तुम उसका माइक्रो एरे करोगे तो वो जाके अपने स्पेसिफिक कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस से बाइंड कर जाएगा। और हमने बोला है ना कि हर एक वेल का हमको पता होता है कि 1A में ये वाला जीन है, 8E में ये वाला जीन है, तो जिस भी वेल में जाके ये बाइंड करेगा, बाइंड करने के बाद सिग्नल मिलेगा, तो उससे हम लोग ये बता सकते हैं कि कौन सा सीक्वेंस है ये। तो सीक्वेंस हमको पता चल सकता है कि ये पर्टिकुलर प्रोटीन की बात है। तो इस चीज को हम लोग चिप चिप बोल देते हैं। चिप चिप टेक्नोलॉजी मतलब पहले क्रोमेटिन इम्यूनोप्रेसिपिटेशन करवाया हमने, उसके बाद माइक्रो एरे चिप का यूज करके ये पता लगा लिया कि ये कौन सा जीन है। लेकिन उस केस में जब हमारे पास सीक्वेंसिंग का कोई चीज ना हो, लेकिन सीक्वेंसिंग ज्यादा आसान तरीका होगा। क्यों आसान तरीका होगा? क्योंकि सीक्वेंसिंग कम खर्च में हो जाता है। यहाँ पे तुम माइक्रो एरे चिप खरीदने जाओगे तो वो बहुत महंगा पड़ेगा। तो उससे ज्यादा अच्छा है कि सस्ता तरीका लो, सीक्वेंसिंग करवा लो। सर तो सीक्वेंसिंग कैसे कराएंगे उसको? सैंपल को कलेक्ट करने के बाद उसको पैक करके भेज दो। जिन लोग सीक्वेंस करते हैं वो लोग सीक्वेंस बता देंगे तुमको। तो ये हो गया तुम्हारा क्रोमेटिन इम्यूनोप्रेसिपिटेशन। एक और तरीका है इन विवो डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन स्टडी करने का, जिसको 3C टेक्निक भी बोलते हैं। 3C क्यों? क्योंकि इसको कहा जाता है क्रोमेटिन कन्फर्मेशन कैप्चर। 3C आ रहे हैं ना लगातार, क्रोमेटिन कन्फर्मेशन कैप्चर। इसका यूज हम लोग क्यों करते हैं? ये ट्रांस एक्टिंग सीक्वेंस का पता लगाने के लिए, ट्रांस एक्टिंग एलिमेंट जो होते हैं उनका पता लगाने के लिए। अब ट्रांस एक्टिंग एलिमेंट किसको कहा था हमने, थोड़ा सा बताओ तो। सर जो अपने दूसरे जीन के द्वारा मतलब कोड किया जाने वाला प्रोडक्ट होता है जो किसी से एक्टिंग एलिमेंट पे बाइंड करता है। फैक्टर की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, ट्रांस एक्टिंग अपने एलिमेंट की बात जीन कर के द्वारा ना होता है। रहे हैं। जीन के द्वारा होता है मतलब सर वो दूसरे अपने जीन के जीन द्वारा इनकोड किया जाता है ना, और इसी से एक्टिंग पे जाके बाइंड करता है। नहीं, उसको तो Downstream. फैक्टर बोलते हैं ना। वो ट्रांस एक्टिंग एलिमेंट फैक्टर अपने जीन होता के है। द्वारा ही वो बनते हैं और अपने जीन में ही काम आते हैं। बिल्कुल भी नहीं। ट्रांस एक्टिंग एलिमेंट हम लोग जब ग्लोबिन जीन का फैमिली का स्टडी कर रहे थे तभी पढ़े थे इसको, ट्रांस एक्टिंग एलिमेंट। अभी भी बता सकता हूँ, मोलिकुलर बायोलॉजी में लास्ट या फिर सेकेंड लास्ट क्लास के दिन पढ़े थे इस चीज को। बताओ थोड़ा सा क्या होता है ट्रांस एक्टिंग एलिमेंट। सर जीन रेगुलेशन में हेल्प करवाता है वो है। आज रेगुलेशन में हेल्प करवाता है, इसीलिए तो ट्रांस एक्टिंग एलिमेंट बोल रहे हैं। एलिमेंट मतलब डीएनए का साइट ही होता है ना। हाँ, एलिमेंट मतलब डीएनए ही होता है, डीएनए का सीक्वेंस ही होता है। अब ट्रांस एक्टिंग का मतलब क्या? जो दूसरे जीन के द्वारा बना हुआ है।
अभी तक कॉपी खोल के नकल भी मार सकते थे घर में बैठे हो तो। एग्जाम में थोड़ी नकल मारने को मिलेगा सर। अभी नकल मार लोगे तो याद भी तो रहेगा। नहीं तो हो गया, बाद में हम लोग खोल के देख लेंगे। वही तो स्थिति है ना कि बाद में खोल के देख लेंगे, लेकिन वो बाद कभी आता ही नहीं है। अभी खोल के देखो। बताओ, किसको बोला जाता है ट्रांसएक्टिंग एलिमेंट? सर जो जीन से 10 to 50 किलो बेस पर के डिस्टेंस में रहता है और जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है। तो वो डीएनए सीक्वेंस जो कि जीन से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे प्रेजेंट होते हुए भी जीन के एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर सकता है, उसको कहा जाता है ट्रांसएक्टिंग एलिमेंट। तो हम लोग कैसे पता लगाए कि कौन सा ट्रांसएक्टिंग एलिमेंट आके इस जीन को कंट्रोल कर रहा है? तो मान लो कि यहाँ पे हम लोग एक जीन बना देते हैं एक्स। अब इस जीन को कोई ट्रांसएक्टिंग एलिमेंट कंट्रोल कर रहा होगा तो जाहिर सी बात है वो सीक्वेंस आएगा और आके यहाँ पे एक्स जीन के रेगुलेटरी सीक्वेंस के साथ बाइंड करेगा। और बाइंड करने के बाद यहाँ पे एक एक्टिवेटर बाइंड करेगा और ये एक्टिवेटर यहाँ से जीन का एक्सप्रेशन करा सकता है। ऐसे ही होता था। तो इसी को हम लोग बोलते थे ट्रांसएक्टिंग एलिमेंट। डीएनए के अपस्ट्रीम या फिर डाउनस्ट्रीम में बहुत डिस्टेंस पे प्रेजेंट कोई डीएनए का सीक्वेंस जो कि किसी एक जीन के एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर सकता है, उसको हमने कहा था ट्रांसएक्टिंग एलिमेंट। अब ये ट्रांसएक्टिंग, कौन से ट्रांसएक्टिंग एलिमेंट्स काम कर रहे हैं उसको हम लोग क्रोमेटिन कन्फर्मेशन कैप्चर के द्वारा पता लगा सकते हैं। तो सेम इसी कंडीशन में तुमने क्या कर दिया, फॉर्मेल्डिहाइड से ट्रीट कर दिया। जैसे ही फॉर्मेल्डिहाइड से ट्रीट करोगे तो डीएनए जिस कन्फर्मेशन में पड़ा हुआ था उसी कन्फर्मेशन में क्या हो जाएगा, वो प्रेजेंट हो जाएगा। अब डीएनए को क्या कर दो, फ्रेगमेंट कर दो। जब डीएनए का फ्रेगमेंटेशन करोगे तो क्या देखने को मिलेगा, बाकी सीक्वेंस तो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, लेकिन ये ट्रांसएक्टिंग एलिमेंट और ये जो जीन जिसका एक्सप्रेशन को कंट्रोल किया जा रहा था एक्टिव ट्रांसएक्टिंग एलिमेंट के द्वारा, वो दोनों एक साथ मिलेंगे क्योंकि एक्टिवेटर तो हट ही नहीं सकता है यहां से। अब ये दोनों जब साथ साथ हैं तो तुम क्या कर दो, लाइगेज का ट्रीटमेंट दे दो। जैसे ही डीएनए लाइगेज का ट्रीटमेंट दोगे तो ये जो डीएनए साथ साथ हैं इनको क्या कर दिया जाएगा, एक साथ जोड़ दिया जाएगा लाइगेज के द्वारा। प्रोटीन अभी भी इसके साथ बाइंडेड है, बस लाइगेज की वजह से ये दोनों सीक्वेंस क्या हो चुके हैं, लाइगेट हो चुके हैं। और लाइगेशन के बाद क्या करवा लो, इसका सीक्वेंसिंग करवा लो। और सीक्वेंसिंग करवाने के बाद ब्लास्ट करो।
और जब तुम ब्लास्ट करोगे ना तो तुम ये देखोगे कि जो ट्रांस एक्टिंग एलिमेंट है वो ट्रांस एक्टिंग एलिमेंट किसी एक जीन के साथ फ्यूज होते हुए तुमको मिलेंगे। तो इससे तुमको ये पता चल जाएगा कि इस जीन के साथ ये सीक्वेंस तभी आएगा जब वो ट्रांस एक्टिंग एलिमेंट के तरीके से काम कर रहा होगा, और एक्टिवेटर के कारण दोनों के दोनों सीक्वेंस साथ साथ पड़े हुए थे, लाइगेशन हो गया उनका, तब जाके ये चीज तुमको देखने को मिली। तो दो सीक्वेंस एक साथ दिखेंगे, इसका मतलब ये रहा जीन और इस जीन को कंट्रोल करने वाला सीक्वेंस। तो उस सीक्वेंस को तुम लोग आसानी से पता लगा लोगे। अगर ये ब्लू वाले को ऊपर से ही मैं ब्लू वाले को मार्क करते आऊं कि ये तुम्हारा ट्रांस एक्टिंग एलिमेंट है, तो वो ट्रांस एक्टिंग एलिमेंट टारगेट डीएनए के साथ फ्यूज हो जाएगा, और फ्यूज होने के बाद जब उसका सीक्वेंसिंग करेंगे हम लोग, सीक्वेंसिंग करके जब ब्लास्ट करेंगे तो टारगेट डीएनए के साथ साथ जो ट्रांस एक्टिंग एलिमेंट है उसका सीक्वेंस भी आ जाएगा, और हम लोग पता लगा सकते हैं कि कौन सा ट्रांस एक्टिंग एलिमेंट इस जीन के साथ काम कर रहा था। तो क्रोमेटिन कंफर्मेशन कैप्चर, इससे तुम लोग बता सकते हो कि जीन का एक्सप्रेशन हो रहा है नहीं हो रहा। सर ट्रांस एक्टिंग एलिमेंट तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ना होता है। ट्रांस एक्टिंग फैक्टर्स अलग होते हैं, एलिमेंट्स अलग होते हैं। ट्रांस एक्टिंग फैक्टर्स प्रोटीन को कहा जाता है, जबकि ट्रांस एक्टिंग एलिमेंट्स जो होते हैं वो डीएनए के सीक्वेंस ही होते हैं। तो सर सीक्वेंसिंग करवाएंगे तो जो ट्रांस एक्टिंग एलिमेंट और इसका सीक्वेंस आएगा जीन का। जीन का, हम्म। तो फिर जीन के सीक्वेंस से जब उसको मतलब ब्लास्ट ब्लास्ट करोगे तो तुमको आधा सिमिलैरिटी तो मिलेगा जीन के साथ, और आधा सिमिलैरिटी मिलेगा अलग सीक्वेंस के साथ। तो जो जीन के साथ आधा, चलो जीन तो पता चल गया कि हाँ ये वाला जीन है, आधा सिमिलैरिटी देख के, लेकिन ये आधा सीक्वेंस कौन सा है? तो ये आधा सीक्वेंस जो है वो कौन सा सीक्वेंस होगा? ट्रांस एक्टिंग एलिमेंट का सीक्वेंस होगा। तो बस सीक्वेंस से तुम ये पता लगा लोगे अच्छा ये यहाँ पे पाया जाता है। जी सर। ठीक, उसके बाद तुम दोनों के बीच में डिस्टेंस पता कर लोगे कि अच्छा इतना डिस्टेंस होता है सब इनके बीच में। इस तरीके से तुम पता लगा सकते हो। सर हम्म। अब कल पढ़ाइएगा ना, आज के लिए हो गया। टाइम कितना हो गया? 9:40। बाकी दिन तो 10 बजे तक पढ़ लेते थे ना। आज हम लोग का वाइवा है, क्या चीज का वाइवा? रिसर्च मेथोडोलॉजी का। रिसर्च मेथोडोलॉजी में वाइवा? हाँ ठीक है, फिर कल कर लेंगे। सर इसको एक बार बता दीजिए।